हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहू हमारी बेशर्म के छठे भाग में। अब तक आपने देखा कि कैसे अनु की बातों ने सुप्रिया को प्रभावित किया और उसने अपनी बच्ची शनाया के लिए खुद को बदल दिया और अनु के दिल में उठ रही सुप्रिया के लिए फीलिंग्स। क्या अनु अपनी फीलिंग्स सुप्रिया को बताएगा? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। सुप्रिया को अनु की हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था कि उसकी वजह से अनु को आज कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो भगवान को बार बार धन्यवाद कर रही थी कि आज अगर अनु नहीं होता तो शायद सुप्रिया और उसकी बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ता, क्योंकि सुप्रिया के पति को तो सुप्रिया और अपनी बेटी शनाया से कोई मतलब ही नहीं था। वो मरे या जिए उसकी बला से। पहले तो सुप्रिया के ससुराल वाले भी सुप्रिया का ही साथ देते थे, पर जब से सुप्रिया की बेटी हुई थी और उसके बाद सुप्रिया ने सबके सामने संजय को थप्पड़ मारा था, तब से सबके हाव भाव बदल गए थे। सुप्रिया के लिए एक दादी जी ही थी जो सुप्रिया की तकलीफ और दर्द को समझती थी, पर वो भी अभी अस्पताल में भर्ती थी। सुप्रिया की हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, पर वो घर की हालत देखकर समझ गई थी कि अनु ने शनाया और मेरा ध्यान रखने के चक्कर में ये सब किया है। वो अनु की तरफ देखकर सोचने लगी कि क्या सचमुच ऐसे लड़के भी होते हैं इस दुनिया में जो किसी पराये के लिए इतना सब कुछ कर जाएं। अगर मैं और शनाया इसके अपने होते तब तो शायद ये हमारे लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाता। कितनी खुशनसीब है ना रितु, जिसे अनु जैसा हमसफर मिलेगा। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे कि मेरे नसीब में संजय लिखा था। काश मेरी शादी संजय की जगह अनु से हो जाती तो मुझे भी वो हर खुशी मिल जाती जिसके लिए मैं आज तक तड़पती आ रही हूँ। मुझे तो अनु को देखकर यकीन ही नहीं होता कि अनु संजय का सगा भाई है। अनु की अच्छाई ने अब सुप्रिया के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और संजय की जगह को कम कर दिया था। सुप्रिया वो सब जो अनु के लिए करता था वो संजय से उम्मीद करती थी, इसलिए अनु की अच्छाई की वजह से अब सुप्रिया को संजय का जब भी ख्याल आता तो वो उससे चिढ़ जाती और संजय को ही उल्टा कोसती। सुप्रिया का संजय के लिए ये विचार शायद अनु की ही वजह से था, क्योंकि जब तक अनु सुप्रिया की जिंदगी में नहीं आया था तब तक सुप्रिया को यही लगता था कि सारे पति शायद संजय जैसे ही होते हैं, क्योंकि घर में सब दादाजी के बारे में यही बोलते थे। फिर सुप्रिया के ससुर और जेठ भी अपनी पत्नियों से ज्यादा कुछ मतलब नहीं रखते थे, इसलिए सुप्रिया के ससुराल का पूरा माहौल ही ऐसा था, तो उसे भी लगता था कि शायद ऐसे ही सारे पति होते हैं। पर सुप्रिया ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पति जरूर एक वक्त के बाद अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब उनकी शादी को 5 साल से भी ज्यादा वक्त हो जाता है। शायद इसलिए सुप्रिया के ससुर और जेठ का ध्यान उनकी पत्नियों से ज्यादा नहीं था। पर संजय का क्या, उसकी तो अभी अभी शादी हुई थी और वो तो शादी की पहली रात से सुप्रिया से मतलब नहीं रख रहा था। तो सुप्रिया ने सिर्फ एक ही पहलू पर नजर क्यों डाली? लेकिन अब सुप्रिया ने इस बारे में भी नजर डाली और इस बारे में सोचा, क्योंकि अनु के आने के बाद उसकी सोच और उसका नजरिया बदल रहा था। शायद सुप्रिया कुएं का मेढक बनकर रह गई थी, जिसके लिए आसमान बस उतना था जितना कुएं से उसे दिखाई देता था। पर अब सुप्रिया अनु के आने के बाद कुएं से निकलकर समुद्र तक पहुंच पाती है कि नहीं, ये भी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। फिर सुप्रिया की नजर एकदम से दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी, जिस पर दोपहर के 1 बज चुके थे। वो एकदम से घबरा गई कि उसने तो आज घर का कुछ काम ही नहीं किया और ऊपर से घर में भी सभी वापस आ रहे होंगे दादी के पास से खाना खाने, और मैं तो अभी तक बिस्तर में पड़ी हूँ। सुप्रिया धीरे से बिस्तर से उठने का प्रयास करती है और सीधा अनु के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत प्यार से उसे निहारने लगती है। अनु भी किसी छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रहा था। सुप्रिया फिर अपना कंबल लेकर आती है और अनु को उड़ा देती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। वो जल्दी से नहा धोकर बाहर निकलती है और नीचे जाकर पूजा घर में एक दिया जला देती है दादी की सलामती के नाम का। फिर वो भागकर किचन की तरफ जाती है, जहां अनु ने उसके लिए खिचड़ी बनाने के चक्कर में पूरे किचन को ही खिचड़ी बना डाला था। पूरे किचन में सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर सुप्रिया को पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर बाद में बहुत जोर जोर से हंसने लगी। अनु ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। सुप्रिया को अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए भी इतना कुछ कर सकता है। फिर सुप्रिया ने धीरे धीरे बिना आवाज किए पूरी किचन को साफ किया और सबके लिए खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में सुप्रिया ने जब सबके लिए खाना बना दिया था, पर सुप्रिया की तबीयत एकदम से इतना काम करने की वजह से फिर खराब होने लगी थी और वो जैसे ही गर्म दूध का पतीला उठाकर रखने जा रही थी
वैसे ही उसे चक्कर आ गया और वो गर्म दूध का पतीला जमीन में गिर पड़ा। बर्तन के जमीन में गिरने की आवाज से अनु की नींद एकदम से खुल गई और उसने जब उठकर बिस्तर की तरफ देखा तो सुप्रिया वहां पर नहीं थी। अनु एकदम से घबरा गया कि आखिर सुप्रिया अचानक से कहाँ चली गई, और फिर उसने बाथरूम में देखा तो सुप्रिया वहां भी नहीं थी। फिर उसे लगा कि कहीं सुप्रिया नीचे काम करने तो नहीं चली गई, इसलिए वो भागकर नीचे की तरफ गया तो उसने देखा किचन में सारा दूध बह रहा था। और जब अनु किचन में जाकर देखा तो सुप्रिया गर्म दूध से नहाई हुई बेहोश पड़ी थी। ये देखकर अनु को सुप्रिया के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने बिना कुछ बोले और सोचे सुप्रिया को अपनी गोद में उठाया और ऊपर सुप्रिया के कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर लिटा दिया और जल्दी ही पानी के छींटे से उसके चेहरे पर डालने लगा, जिससे सुप्रिया को धीरे धीरे होश आने लगा। सुप्रिया जैसे ही होश में आई उसने अनु को अपने सामने ही पाया। अनु को अपने सामने देखकर सुप्रिया को बड़ी खुशी हुई, पर अब उसे गर्म दूध के जलने का भी एहसास होने लगा और वो दर्द से कराहने लगी। अनु ने पहले तो सुप्रिया से उसका हाल पूछा कि वो ठीक है या नहीं। जब सुप्रिया ने कहा कि वो ठीक है पर उसके पूरे शरीर में जलन हो रही है बहुत, ये सुनकर अब अनु से रहा नहीं गया और वो सुप्रिया पर गुस्से से चिल्लाने लगा। अनु ने गुस्से सुप्रिया से कहा कि तुम अगर मरना चाहती हो तो सीधे सीधे एक बार में क्यों नहीं मर जाती, क्यों थोड़ा थोड़ा करके मरने का नाटक कर रही हो। सुप्रिया ने आश्चर्य से कहा, अनु तुम ये सब क्या बोल रहे हो। अनु ने कहा कि क्यों, तुम जानती हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम फिर नीचे काम करने चली गई। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें नीचे जाकर काम करने की, और उस काम करने की वजह से तुमने अपने ऊपर सारा गर्म दूध गिरा दिया। ये देख रही हो तुम, पूरे शरीर में तुम्हारे जलने की वजह से फोड़े बन रहे हैं। सुप्रिया ने कहा कि तुम्हें क्या करती, वक्त देखा है तुमने, 2 बज रहे हैं, अभी सब घर आ जाएंगे खाना खाने के लिए, क्या खिलाऊंगी मैं उन्हें, कोई ऑफिस से आएगा तो कोई अस्पताल से आएगा। अनु ने कहा कि किसकी बात कर रही हो तुम, अपने सास ससुर की, ससुर की जिम्मेदारी तुम्हारी सास की है। और तभी सुप्रिया ने अनु को जवाब देते हुए कहा कि सास की जिम्मेदारी मेरी है। फिर अनु ने भी कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी सास की है, वो सास जिसने तुम्हें आज सुबह से बिना तुम्हारा हाल जाने ना जाने कितना भला बुरा सुनाया है, तुम्हारा ध्यान रखने की बजाय वो तुमसे मुंह मोड़ कर बैठी है। तुमने खाना खाया या नहीं, तुम कैसी हो, क्या दिक्कत है तुम्हें, अरे तुम जिंदा भी हो या नहीं, ये तक तुम्हारी सास ने नहीं सोचा और तुम अपनी इतनी खराब हालत में भी उस सास के लिए खाना बनाने चल दी, बिना अपनी और अपनी बच्ची की परवाह किए। सुप्रिया को ये सब अनु के मुंह से अपनी माँ के लिए सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी कि एक लड़का अपनी माँ को गलत करने पर गलत कैसे बोल सकता है, किसी बाहर वाले के लिए अपनी माँ को दोषी कैसे ठहरा सकता है। ये सब सोचकर सुप्रिया की आंखें भर आई और तब अनु ने कहा कि अब क्या सोचकर रोने लगी हो तुम, बताओ मुझे। सुप्रिया ने कहा कि मेरी सास तुम्हारी माँ है अनु। अनु ने कहा कि हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरी माँ तुम्हारी सास बनने के बाद मेरी माँ नहीं रही। सुप्रिया ने कहा कि अभी अभी तो तुमने मेरी सास के बारे में कितना कुछ कहा, वो सब भी तुम्हारी माँ को ही जाता है। अनु ने कहा कि नहीं, यहाँ पर बात एक सास की हो रही है, एक माँ की नहीं। वो औरत जो तुम्हारी सास है और मेरी माँ है, वो मेरे लिए सबसे अच्छी माँ है, क्योंकि उसने अपनी माँ होने के सारे फर्ज निभाए हैं, पर उसने सास होने का एक भी फर्ज ढंग से नहीं निभाया। और मैं यहाँ पर तुम्हारी सास की बात कर रहा हूँ, जो भले ही मेरी माँ भी हो, पर वो सास होने के नाते अपनी बहू के साथ गलत कर रही है, जबकि वो खुद भी कभी बहू थी। और तुम प्रिया, उनकी बात का विरोध न करके उनकी हर बात को चुपचाप मान जाती हो, उनकी इस गलती को बढ़ावा दे रही हो, और इसलिए मैं तुमसे आज बेहद नाराज हूँ। फिर अनु वहां से इतना बोलकर गुस्से में चला जाता है। सुप्रिया की अब जलन की पीड़ा अनु की बात सुनकर कहीं गायब सी हो जाती है। उसे अनु की इस हरकत में फिर यकीन नहीं हो रहा था कि संजय को मेरा पति होकर जो स्टैंड लेना चाहिए था मेरे लिए, वो अनु एक देवर होकर ले रहा था। वो संजय से छोटा होकर भी सही और गलत करने वाले के बीच फर्क समझता है, फिर चाहे वो गलत करने वाली उसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। पर क्या संजय को ये फर्क दिखाई नहीं देता, उनकी माँ मेरे और मेरी छोटी बच्ची के साथ कैसा बर्ताव करती है। वो तो एक वकील है और उनके पास वैसी बहू के बहुत से केस आते होंगे, तब तो वो अपनी निम्न स्तर की मानसिकता की वजह से ऐसी बहू का केस या तो हार जाते होंगे या फिर लेते ही नहीं होंगे। अनु का यूं सुप्रिया को डांटना
अनु के गुस्से के पीछे छिपी सुप्रिया के लिए परवाह थी, जिसे सुप्रिया भी बहुत अच्छे से समझ रही थी, और इसलिए वो अनु के गुस्से करने पर और चिल्लाने पर उससे नाराज होने की जगह बहुत खुश थी कि किसी ने तो सुप्रिया को इस लायक समझा कि वो उस पर अपना हक जताया जा सके। वरना सुप्रिया जब से शादी करके इस घर में अपने ससुराल में आई थी, तब से उसे कबाड़ समझकर सब अनदेखा ही करते थे। शायद इसके पीछे की वजह संजय ही था, क्योंकि जब एक पति अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता, उसकी इज्जत नहीं करता, उसे प्यार नहीं करता, उसे महत्व नहीं देता, तो सारा परिवार भी उस औरत को उसी नजरिए से देखने लगता है और वो फिर उस औरत की इज्जत नहीं करता है। इसलिए एक लड़के में कुछ हो या ना हो, पर एक औरत की इज्जत करने का गुण जरूर होना चाहिए। वरना उस लड़के की शादी जिस भी लड़की से होती है, तो उस लड़के की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस लड़की की जिंदगी नर्क बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बस यही हाल हमारी सुप्रिया का भी हो रहा था, क्योंकि संजय ने कभी भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका फायदा अब सुप्रिया का पूरा ससुराल उठा रहा था। सुप्रिया ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से उसके कानों में शनाया की रोने की आवाज सुनाई पड़ी और उसका ध्यान अपनी सोच से बाहर आ गया। वो भागकर शनाया के पास आ गई और उसे बहुत प्यार से चूमने लगी। उसे शनाया को प्यार करते करते माफी मांगी कि मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी की उलझनों में मैं इतना उलझ गई कि तेरा मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। फिर सुप्रिया ने अपना बुखार चेक किया, जो अब नॉर्मल हो चुका था। उसने तुरंत ही अपनी बच्ची को अपना दूध पिलाया। नीचे अनु सोफे में बैठा अपना फोन चला ही रहा था कि तभी वहां अनु की माँ और पिताजी दोनों दोपहर का खाना खाने के लिए आ गए। अनु ने ध्यान से सुना तो उसकी माँ सुप्रिया की बुराई अपने पति से कर रही थी। अनु को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई भी किसी लड़की की मजबूरी क्यों नहीं देख पाता। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है बस। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है, चाहे वो मेरी माँ हो या फिर किसी और लड़के की माँ हो। अनु के माँ पापा दोनों ही आकर सोफे में बैठ गए और अनु की माँ ने अनु को बहुत प्यार से पूछा, तूने कुछ खाया मेरे बच्चे? फिर अनु को लाड करते हुए अनु की माँ ने अपने पति से कहा, देखिए ना जी, हमारा अनु कितना कमजोर हो गया है। बाहर रहते रहते इसने पढ़ाई तो पूरी कर ली, पर अपनी हेल्थ बिगाड़ ली मेरे बच्चे ने। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे खिला खिला कर गुब्बारा कर दूंगी। फिर अनु की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, वो महारानी उठी या नहीं बिस्तर से, या फिर अभी भी बिस्तर पर ही आराम फरमा रही है? अनु चुप रहा। उसने बस इतना ही कहा कि भाभी की आज तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। तभी अनु की माँ ने कहा, अच्छे बहाने बना लेती है वैसे ये लड़की। अनु ने फिर अपने गुस्से में काबू करते हुए कहा कि सच में माँ, उनकी तबीयत खराब है, मैंने खुद डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप करवाया है। अनु की माँ अनु की इस बात से नाराज होते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या? तूने क्यों इतनी तकलीफ की? वो वैसे भी अभी रात में दादी के पास जाएगी, तभी दिखा लेती डॉक्टर को। देख अनु, तू भी बहुत भाभी भाभी मत किया कर। पहले हम भी उसके नाम की माला जपते थे, पर वो लड़की बहुत बेशर्म है। तुझे पता है, भरे समाज में उसने अपने पति पर हाथ उठा दिया और अभी तक इस गलती के लिए उसने अपने पति से माफी नहीं मांगी है। वो तो दादी की तबीयत की बात थी और उन्होंने भी सुप्रिया को देखने की जिद कर ली थी, वरना उस बेशरम बहू को मैं अपने घर में कभी घुसने भी ना देती। अनु चुप था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी अपनी माँ से सुप्रिया को लेकर कहा तो उसकी माँ सुप्रिया का ही जीना हराम कर देगी। थोड़ी देर में अनु की माँ उठकर किचन की तरफ गई पानी लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि पूरे किचन में दूध फैला हुआ है। और ये देखकर अब अनु की माँ का गुस्सा बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो सुप्रिया से पहले से ही चिड़ी हुई थी और अब तो उनको एक मौका मिल गया था सुप्रिया को भला बुरा सुनाने का। उन्होंने जोर जोर से सुप्रिया को आवाज लगाकर नीचे आने के लिए कहा, जिस पर सुप्रिया सनाया को दूध पिलाते पिलाते ही अचानक से घबरा गई और उसने शनाया को बीच में ही दूध पिलाना बंद कर दिया और भागकर नीचे चली गई। अनु की माँ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि तेरे हाथों में मेहंदी लगी है या फिर तेरे हाथ टूट गए हैं जो तूने पूरा दूध गिरा दिया? और अगर दूध गिर भी गया था तो साफ करते नहीं बना तुझसे? क्या ये भी मेरे साफ करने के लिए छोड़ दिया था तूने बेशरम? एक तो सुबह से बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर तोड़े जा रही है और मुझसे इस उम्र में काम करवा रही है। अरे, तेरे जैसी बेशरम बहू मैंने आज तक नहीं देखी। सुप्रिया अपनी सास की बात सुनकर चुप रही। उसने कई बार बताने की कोशिश की कि दूध कैसे गिर गया था, पर आज सुप्रिया की सास को सुप्रिया को चार बातें सुनाने का मौका मिला था, तो वो भला उसकी बात क्यों सुनती। बस सुप्रिया की सास जो चाहती थी
उसे वो मिल गया था। वो सुप्रिया को एक के बाद एक भला बुरा सुनाई जा रही थी। सुप्रिया अपनी सास की बातों को चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि अनजाने में ही सही पर उससे दूध तो पूरा गिर ही गया था। और वो ये भी जानती थी कि उसकी सास का गुस्सा उस दूध गिराने का नहीं है, बल्कि संजय को जो उसने सबके सामने थप्पड़ मारा था उस बात के लिए है। इसलिए सुप्रिया अपनी सफाई में कितना भी कुछ कहती, उसकी सास उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। लेकिन अनु से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अब अपनी माँ की इस हरकत को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अब उसने बोलने का फैसला किया। वो अपनी माँ के पास गया और कहा कि माँ, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया कि भाभी की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने खुद डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवाया है। तो क्या अब आपको मेरी बात पर भी भरोसा नहीं है, जो आप भाभी को इतना सब कुछ सुनाए जा रही हैं? या फिर बात कुछ और है, जो दूध गिरने की आड़ में कोई और ही बात का गुस्सा निकाला जा रहा हो? अनु की ये बात सुनकर अनु की माँ थोड़ा घबरा गई। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बेटे। मैं तो बस इसे इसके फर्ज याद दिला रही थी कि एक बहू को बेशर्म बहू नहीं बल्कि संस्कारी बहू होना चाहिए। अनु ने कहा, किस क्या सारे फर्ज भाभी के ही हैं, आपके नहीं है कुछ भी? क्या सिर्फ भाभी ही आपकी बहू लगती है? आप भाभी की कुछ नहीं लगती? आपने तो भाभी को उनके सारे फर्ज याद दिला दिए और आपके फर्ज जो आपके भाभी के आने से आप भूल गई हैं, वो कौन याद दिलाएगा? माँ, आप एक औरत हैं और आप भी कभी बहू रही होंगी और तब जाकर आप एक सास बनी हैं। तो आपने तो अपनी जिंदगी से जो अनुभव किया है, आप उस अनुभव के दर्द और तकलीफों से भाभी को बचाइए, ना कि जो जो आपने सहा है वो सब आप भाभी के साथ दोहराइए। दोहराना इतिहास का काम है, आपका नहीं। तो आप अपना फर्ज निभाइए। ये सुनकर अनु की माँ की बोलती उस वक्त बंद हो गई और वो वहां से मुंह बनाते हुए अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर सुप्रिया के हाथों में जहां जहां गर्म दूध गिरा था, वहां वहां बड़े बड़े फफोले हो गए थे। पर फिर भी सुप्रिया ने कपड़ा लेकर जमीन में गिरे दूध को साफ करने लगी। ये देखकर अब अनु का गुस्सा सुप्रिया के लिए शांत हो गया था और उसने सुप्रिया के हाथ से कपड़ा लेकर अपने आप ही दूध को साफ करने लगा। सुप्रिया ये देखकर कि अनु से इतना नाराज होने के बाद भी उसको तकलीफ में नहीं देख सकता, उसकी आंखें भर आई। वो भागकर अपने रूम में चली गई। अनु को भी अपने गुस्से पर पछतावा हो रहा था जो उसने सुप्रिया के ऊपर किया था। उसने मन में सोचा कि प्रिया के ऊपर हर कोई अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकाल कर चला जाता है और ये पागल प्रिया उस पति के लिए जो इसे एक आंख भी नहीं देख सकता, उसके लिए सब कुछ सहती रहती है। कैसे समझाऊं इसे कि प्यार कुर्बानी नहीं बल्कि अपना हक मांगता है और जो हक मांगने से ना मिले उसे छीन लेना चाहिए। अनु फिर सुप्रिया के लिए एक प्यारा सा गुलाब लेकर उसके पास जाता है, उसे मनाने के लिए। इधर सुप्रिया भी सनाया को अपने गले से लगाकर रोए जा रही थी कि तभी पीछे से अनु ने सुप्रिया के सामने एक गुलाब रख दिया, जिसे देखकर सुप्रिया आश्चर्य से अनु की तरफ देखने लगी। अनु ने कहा कि मेरी प्रिया, मुझे माफ कर दो। एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, ऊपर से मैंने भी तुम पर खामखा गुस्सा कर दिया। वैसे भी मैं भूल गया था कि इस घर में तुम पर गुस्सा करने वाले कम नहीं हैं, तो मैं उनकी जगह तुमसे प्यार ही कर लेता हूँ। ये सुनकर सुप्रिया के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, पर उसने अनु से ये स्माइल छिपाने की कोशिश की। पर अनु ने कहा कि मैडम, मैंने आपके सामने के जो दो दांत है ना, चूहे जैसे, उन्हें देख लिया है। तभी सुप्रिया थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली कि मेरे कोई भी दांत चूहे जैसे नहीं है, समझे तुम? अनु ने कहा, सच में? सुप्रिया ने कहा, हाँ सच में। तभी अनु ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जरा हंसकर दिखाओ, तब तो पता चले कि तुम्हारे दांत चूहे जैसे हैं या नहीं। फिर सुप्रिया अनु के मजाक को समझ गई और दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी अनु ने थोड़ा भावुक होते हुए बोला कि प्रिया, मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी तुम्हें गुस्से में कहा। सुप्रिया ने कहा कि अनु, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, इसलिए तुम मुझ पर चिल्लाए, और सच कहूं तो तुम्हारे गुस्से से मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इस घर में कम से कम किसी ने तो मुझे इस लायक समझा कि अपना हक जता सके, वरना मेरी औकात इस घर में कबाड़ के भाव से भी कम है। और इतना कहते कहते सुप्रिया की आंखें फिर से भर आई। अनु ने उसकी आंखों से आंसू देखकर कहा, तुम इतना क्यों रोती हो प्रिया? ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी बच्ची के लिए ठीक नहीं है।
और अगर तुम ऐसी ही हर छोटी छोटी बात में अपनी बच्ची के सामने रोती रही तो तुम्हारी बच्ची भी बड़े होकर तुम्हें पसंद करना छोड़ देगी, क्योंकि बच्चे भी उनके साथ ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं जिसे वो हंसता खेलता देखते हैं। और जो हर वक्त उदास या फिर रोता रहता है, बच्चे उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। इसलिए तुम अपने बच्चे के लिए सही, पर कम से कम अपनी बच्ची के लिए ये आंसू बहाना बंद कर दो। अनु की बात सुनकर सुप्रिया ने तुरंत अपनी बच्ची की तरफ देखा, जो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर सुप्रिया ने अपनी बच्ची से रोते रोते बात की, तो उसकी बच्ची बहुत ही ध्यान से उसे देखे जा रही थी। तब सुप्रिया ने अपने आंसू पोंछकर उसे बहुत प्यार से पुचकारा, तो उसकी बच्ची फिर मुस्कुराने लगी। और तब जाकर सुप्रिया के दिमाग में अनु की समझाई बात समझ में आ गई, और वो बिना कुछ बोले उठी और सीधा बाथरूम की तरफ चली गई। ये देखकर अनु घबरा गया कि आखिर अचानक से सुप्रिया को क्या हो गया। क्या उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया? वो बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर सुप्रिया को आवाज देने लगा, पर सुप्रिया ने अनु की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब अनु को सुप्रिया का कोई जवाब नहीं मिला, तो वापस जाकर सनाया के पास बैठ गया और सुप्रिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सुप्रिया बाहर आई, तो अंदर गई सुप्रिया पूरी तरह से अलग थी। सुप्रिया ने जब अनु की बात की गहराई को समझा कि हर वक्त अपने एक छोटे बड़े दुख के लिए दुखी रहने से हर कोई आपसे दूर भागने की कोशिश करता है, बजाय उन लोगों के जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, भले ही उनकी जिंदगी में कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, पर वो सिर्फ हंसते ही रहते हैं, लोग उन्हें ही पसंद करते हैं। तो सुप्रिया ने भी अब खुद को बदलने की ठान ली थी कि वो भी अब अपनी बच्ची को अपनी तरह हर बात के लिए रोना नहीं बल्कि हंसना और लड़ना सिखाएगी। इसलिए सुप्रिया अचानक से उठकर बाथरूम की तरफ गई और उसने खुद का हुलिया ही बदल लिया था। पहले सुप्रिया की आंखों में आंसू लिए बालों को बांधे हुए बिना चेहरे पर किसी रौनकता के रहती थी, पर अब जो सुप्रिया बाहर आई थी उसे देखकर अनु के दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज होने लगी थी, और वो एक बार फिर सुप्रिया की खूबसूरती में खोने लगा था। सुप्रिया ने अपने काले मोटे कमर तक लंबे बालों को खोल दिया था। बड़ी बड़ी आंखों में मोटा मोटा काजल, घने बालों के बीच लाल सिंदूर, मोटे मोटे होठों को लाल लिपस्टिक और गोरे गोरे अंग में गहरे लाल रंग की साड़ी, और अपने चेहरे पर आंसू की जगह मुस्कान लेकर जब सुप्रिया अनु के सामने आई, तो अनु के दिल और दिमाग के तार आपस में ही भिड़ गए, और अनु बस चकोर की तरह सुप्रिया को अपनी चांद समझकर निहारने लगा। सुप्रिया धीरे धीरे चलकर अनु के पास आ गई, और अनु को खुद को होश ही नहीं था। फिर सुप्रिया ने अनु को अपनी चूड़ियों के खनखन से होश में वापस लाया और कहा कि कहाँ खो गए थे तुम? अनु के मुंह से एकदम से निकल गया कि तुम्हारी खूबसूरती में। सुप्रिया ने कहा कि क्या? अनु ने फिर बात बनाते हुए कहा, अरे पागल, सोच रहा हूँ कि भैया आज अगर यहाँ होते तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाते। सुप्रिया ने अनु से नाराज होते हुए कहा कि खबरदार, उस आदमी का नाम भी लिया तो मैं उसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती, और ये सब मैंने अपनी बच्ची शनाया के लिए किया है, जिससे वो मुझे जब भी हंसता हुआ देखे तो वो मुझे देखकर खिलखिला उठे। अनु ने कहा कि चलो मेरी प्रिया, कम से कम तुम्हें मेरी कोई बात तो समझ में आई, वरना सारा दिन घर में बैठकर गंगा जमुना बहाती रहती थी। सुप्रिया ने कहा कि अनु, तुमने कुछ खाया नहीं है ना अभी तक? मुझे पता है, मेरा और मेरी बच्ची का ध्यान रखने के चक्कर में तुम आज भूखे ही रह गए, पर तुम रुको, मैंने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई है, मैं वो लेकर आती हूँ, फिर तुमसे खाकर बताना कि कैसी बनी है। अनु ने कहा कि खीर 1 प्लेट नहीं बल्कि 2 प्लेट। सुप्रिया ने कहा, दूसरी किसके लिए? अनु ने कहा, अपने लिए, तुम और मैं साथ में बैठकर खाएंगे। फिर सुप्रिया भी मुस्कुरा कर वहां से चली गई। सुप्रिया के जाने के बाद अनु सोचने लगा कि उसके दिल में आखिर क्यों सुप्रिया के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये गलत है। सिर्फ सुप्रिया के साथ ही नहीं, मेरी गुलाबों के साथ भी, जिसके साथ मैं पिछले 2 सालों के से रिलेशन में हूँ, और अब मुझे उसके अलावा किसी और के लिए फीलिंग्स आ रही हैं। अनु के मन में अब एक बोझ था सुप्रिया को लेकर। वो सुप्रिया से प्यार तो नहीं करना चाहता था, पर अब कुछ भी उसके बस में नहीं था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सुप्रिया से इस बारे में बता दूं, जिससे मेरे मन का बोझ कम हो सके, और हो सकता है कि मेरी समस्या भी दूर कर दे, या वो मुझे बता सके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मैं सुप्रिया को सच नहीं बताऊंगा, और ये फीलिंग्स ही है ना, मैं इन्हें काबू में कर लूंगा, पर सुप्रिया को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हो सकता है कि बहुत वक्त से मैं अपनी गुलाबों से ही मिला हूँ, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और तभी अचानक से सुप्रिया प्लेट में खीर लेकर पहुंच जाती है।
फिर अनु और सुप्रिया दोनों एक साथ बैठकर खीर खाते हैं, पर अनु ने जैसे ही सोचा सुप्रिया को सब कुछ बताने का, तभी अनु के मन में एक दूसरा ही ख्याल आया कि कहीं ये सब सुनकर सुप्रिया मुझे गलत ना समझ बैठे, कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे। अगर ये सुनकर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो अनु और सुप्रिया अब सारा वक्त साथ ही रहते। अनु भी अब सुप्रिया के साथ साथ शनाया के साथ भी खुलने मिलने लगा था। अनु ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना कम कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड रितु और उसके झगड़े होने लगे थे, जो अक्सर ही आस पास रहकर सुप्रिया सुन लेती थी। अनु की भावनाएं भी धीरे धीरे सुप्रिया के लिए बढ़ रही थी, पर अनु को लग रहा था कि अभी सुप्रिया की तबीयत ठीक नहीं है और घर में भी कोई नहीं है जिसके भरोसे में इसे छोड़कर चला जाऊं। एक बार दादी अस्पताल से घर वापस आ जाए और सुप्रिया की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं जाकर अपनी गुलाबों से मिल लूंगा, जिससे उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और मेरे मन में जो कुछ भी सुप्रिया के लिए चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। सुप्रिया की सास सुबह होते ही दादी के पास अस्पताल चली जाती और उसके ससुर अपने काम से बाहर ही रहते। जेठ जिठानी भी बाहर थे और संजय भी अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। सपना उसकी ननद भी अपने एडमिशन के लिए मुंबई में थी, तो पूरे घर में बस अनु और सुप्रिया ही रहते थे। अब अनु पूरे टाइम बस सुप्रिया की दवाई देना, उसे वक्त पर खाना खिलाना और शनाया का ध्यान रखना, ये सब कुछ करने लगा। और इसी के साथ साथ वो अपनी गुलाबों को पूरी तरह से इग्नोर करने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अनु और रीतु की पूरी तरह से बात होना बंद हो गई और अब अनु पूरे वक्त बस सुप्रिया के पास ही रहता। धीरे धीरे सुप्रिया का भी स्वास्थ्य ठीक होने लगा। शायद इसके पीछे भी वजह अनु ही था, क्योंकि सुप्रिया अब सारा वक्त रोती नहीं बल्कि हंसती खिलखिलाती रहती थी और जब मन प्रसन्न होता है तो स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाता है। सुप्रिया ने अपने ठीक होते ही घर की सारी जिम्मेदारी फिर ले ली थी, पर अब अनु सुप्रिया के हर काम में उसकी मदद करता था, चाहे वो सुबह की पूजा हो या फिर शनाया का डायपर बदलना हो या फिर खाना बनाना हो या फिर रात के बर्तन धोने हो। सुप्रिया ने अब दादी के पास अस्पताल जाना भी कम कर दिया था, क्योंकि अब वो सारा दिन बस अनु के साथ ही रहना चाहती थी। दादी कई बार रात के वक्त सुप्रिया के आने का इंतजार भी करती, पर हर बार सुप्रिया की सांस ही आती थी। हालांकि सुप्रिया को अपनी दादी का ख्याल था, पर घर के कामों से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी और फिर घर के काम सुप्रिया के सास को ना करने पड़े, इसलिए उसकी सास तैयार होकर पहले ही अस्पताल चल देती थी। पर एक दिन उसे भी बुखार आ गया तो वो अस्पताल नहीं जा सकी, तो फिर सुप्रिया ने दादी के पास जाने का फैसला किया। वो तैयार होकर अपनी बेटी शनाया को लेकर जैसे ही घर से जाने लगी, तभी अनु ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बस फिर क्या, दोनों खुशी खुशी दादी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में सुप्रिया को गोलगप्पे वाला दिखा, जिसे देखकर सुप्रिया एकदम से बच्चों की तरह अनु से गोलगप्पे खाने की जिद करने लगी। फिर अनु ने भी अपनी बाइक गोलगप्पे वाले के पास मोड़ ली। अनु और सुप्रिया दोनों ने मिलकर पेट भर के गोलगप्पे खाए। सुप्रिया शादी के बाद आज पहली बार इतनी खुशी से चहक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी वाली सुप्रिया आज वापस लौट आई हो। अनु उसे देख देख कर बहुत खुश था, पर वो अभी भी सुप्रिया से अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा था। वो जब भी सोचता कि वो सुप्रिया को सब सच बता देगा, तभी वो बहुत डर जाता कि कहीं ये सुन सुप्रिया उससे नफरत ना करने लगे। और बस इसी डर के साथ अनु अपने दिल में पल रही भावनाओं को सुप्रिया से छिपाता चला गया। पर अनु के मन में सुप्रिया का प्यार का जो एहसास का एक बीज की तरह पैदा हुआ था, वो बढ़ते वक्त और सुप्रिया के साथ नजदीकियों के साथ वो अब पौधे का रूप ले चुका था, जो अनु के दिल में बहुत तेजी से बढ़ रहा था और अनु को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। अनु और सुप्रिया दादी के पास पहुंचे तो दादी सुप्रिया को देखकर बहुत रोई और सुप्रिया भी दादी के गले लगकर बहुत रोने लगी। सुप्रिया को ऐसे रोता देखकर अब अनु की आंखों में भी आंसू आ गए थे, जिसे वो इधर उधर देखकर छिपाने की कोशिश कर रहा था। दादी ने भी सुप्रिया से भी पूछा कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती मेरी बच्ची? क्या तुम अपनी दादी से नाराज हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? सुप्रिया को अपनी दादी के मुंह से ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। फिर सुप्रिया ने अपनी दादी को सारी बात बताई कि कैसे वो बीमार हुई और फिर कैसे उसकी सास ने सुप्रिया को घर के काम में लगाकर खुद उसकी जगह अस्पताल आ जाती थी। दादी ने कहा कि बेटी, मैं समझती हूँ, जब अपना पति अपने साथ नहीं होता तो घर की एक चींटी भी काटने को दौड़ती है, पर तू हिम्मत रख मेरी बच्ची,
एक दिन तू भी जरूर वो सब पाएगी जिसकी तू हकदार है। और फिर अनु ने माहौल को थोड़ा खुशनुमा करने के लिए कहा कि मुझे तो लगा था दादी कि सिर्फ भाभी ही गंगा यमुना बहाती हैं, पर आंसुओं के बहाने की असली स्रोत तो आप हैं। ये सुनकर दादी और सुप्रिया दोनों ही हंसने लगी। फिर धीरे धीरे सुप्रिया, अनु और दादी आपस में बात करने लगे। दादी लेट कर बस सुप्रिया और अनु को ही देखे जा रही थी। आखिर उनके भी सिर के बाल सफेद हो चुके थे, वो भी उनकी जिंदगी के अनुभव से, ना कि धूप से। वो समझ रही थी कि सुप्रिया की खुशी के पीछे किसका हाथ है, पर उन्हें डर था कि कहीं सुप्रिया की खुशी को संजय की आंखों का कांटा ना बन जाए, जिसका भुगतान सुप्रिया को करना पड़े। सुप्रिया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो पहले से ज्यादा खुश और तंदुरुस्त हो गई थी। शायद वो अब जिंदगी को काट नहीं बल्कि जी रही थी। अब उसे भी अपनी खुशियों की परवाह थी। धीरे धीरे दादी की भी तबीयत ठीक हो गई थी और उन्हें भी अस्पताल से अब छुट्टी मिल गई थी और वो अब घर आ चुकी थी। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए थे और सब अपने अपने काम को पूरा करके घर वापस आ रहे थे। जैसे सुप्रिया की नंद सपना एडमिशन मुंबई में हो चुका था, वो घर वापस आ रही थी। जेठानी के मायके में शादी भी हो चुकी थी, तो वो भी अपने पति और बच्चों के साथ वापस लौट रही थी। और संजय का भी दूसरे शहर में जो काम था वो पूरा हो चुका था, वो भी वापस घर आ रहा था। जो सुप्रिया संजय के घर से जाते ही दरवाजे की चौखट में खड़े होकर उसके आने की राह देखती थी, दिन गिनती थी कि कब वो दिन आए जब संजय लौट कर घर आए। वही सुप्रिया को बिल्कुल होश नहीं था कि आज संजय वापस घर लौट रहा है और उसने संजय के हिस्से का खाना ही नहीं बनाया। वो तो बस दादी की सेवा और अपनी बच्ची शनाया का ख्याल रखना और बचा हुआ सारा वक्त अनु के साथ बिताती थी। अब तो जैसे सुप्रिया की दिनचर्या ही यही हो गई थी और उसकी जिंदगी दादी, शनाया और अनु तक सिमट कर रह गई थी और संजय का तो नाम और निशान भी नहीं दिख रहा था। शाम को जब खाने के लिए सब बैठे तो किचन के अंदर से संजय के खाने का थाल बाहर नहीं आया। थोड़ी देर में इंतजार करने के बाद संजय ने चिल्लाकर गुस्से से कहा कि मुझे आज खाना घर पर मिलेगा भी या नहीं। तब सुप्रिया की सांस भाग कर किचन में गई और सुप्रिया को डांटने लगी कि तुमने अभी तक संजय को खाना क्यों नहीं दिया? क्या तुम उसके गुस्से को भूल गई हो या तुम संजय को ही भूल गई हो? सुप्रिया ने कहा कि अभी वो कहाँ हैं? उनको आने में तो भी वक्त है। वो तो 15 दिन बाद आने वाले थे ना। सुप्रिया की सास ने सुप्रिया को गुस्सा करते हुए कहा कि तुझे दिन और अपने पति का ध्यान है भी या नहीं? कल से 15 दिन पूरे हो गए हैं और अपने कही अनुसार आज संजय घर भी आ गया है और उसको घर में आए हुए भी 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, पर तुझे तो खुद से फुर्सत ही नहीं है कि अपने पति और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे दे। सुप्रिया को अपनी सास की बात पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ हो और वो भागकर किचन से बाहर गई तो उसने देखा कि संजय सच में बाहर खाने के लिए बैठा था। सुप्रिया ने कहा कि आप उनको कहिए कि वो थोड़ा इंतजार करें, अब मैं अभी उनके लिए खाना बना देती हूँ। सुप्रिया की सास ने कहा कि तू क्या बोल रही है? तुझे पता है ना संजय का स्वभाव कि अगर वो खाने पर बैठ गया है और उसे खाना चाहिए और अगर उसे वक्त पर खाना नहीं मिला तो वो बिना खाए उठ जाएंगे। सुप्रिया ने कहा तो उठ जाएं। सुप्रिया की सास आश्चर्य से सुप्रिया की तरफ देखने लगी। सुप्रिया ने कहा कि आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई कैलेंडर नहीं कि किसी के आने जाने का हिसाब रखूं। और जब सबके हिस्से में खाना उनकी थाली में जा चुका है तो मैं किसकी थाली का निकाल कर अब आपके संजय का पेट भर दूं? और अगर आप मेरे हिस्से के खाने के बारे में सोच रही हैं तो वो मैं आपके बेटे को नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी बेटी बहुत देर से भूखी है और जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा तब तक मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर पाऊंगी। ये सुनकर सुप्रिया की सास अपना सा मुंह लेकर चुपचाप बाहर जाकर अपनी थाल पर बैठ गई और अपना खाना संजय की थाल में रखने लगी। तभी संजय ने कहा कि माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप अपना खाना मुझे क्यों दे रही हैं? क्या खाना कम पड़ गया है? सुप्रिया की बातें सुनकर सुप्रिया की सास ने संजय से बस इतना ही कहा कि जो मिल रहा है अब तो बस वही खा ले बेटा। माँ की बात सुनकर ना तो संजय को कुछ समझ में आया और ना ही घर में किसी को, क्योंकि घर पर किसी को भी इस बात से मतलब नहीं था। सब अपने हाथ में फोन लेकर अपना अपना खाना बड़े मजे से खा रहे थे। संजय को भी अब खाना ना मिलने पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बिना खाए ही अपने रूम की तरफ चला गया। अपने भाई के इस बर्ताव को देखकर अनु समझ गया था कि आज उसका भाई सुप्रिया की आंखों में फिर से अपने शब्दों के प्रहार से आंसू लाएगा। थोड़ी देर में सुप्रिया संजय के लिए खाना बनाकर बाहर आई तो उसने देखा
कि संजय अपनी जगह पर नहीं था। वो समझ गई कि संजय नाराज होकर अपने कमरे में चला गया है। सुप्रिया ये जानती थी कि ऊपर बैठा बैठा संजय सुप्रिया के खाना ऊपर लेकर आने का इंतजार कर रहा है और वो ये भी सोच रहा है कि सुप्रिया खाना लेकर आए और संजय के सामने माफी मांगे और खाना खाने की विनती करे। कहानी अभी जारी है दोस्तों। कहानी का छठा भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।